हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। कल की लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आइए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? कैश फ्लो को कैलकुलेट करने की स्टेटमेंट है। इट्स नॉट कैश फ्लो, इट्स फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ड्यूरिंग द ईयर कितना फ्लो रहा, उसको प्रेजेंट करने की एक स्टेटमेंट बना दी जाए तो उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के फॉर्मेट के हिसाब से बनाई जाती है, यानी कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मेट नहीं दिया गया, फॉर्मेट आपको AS 3 में से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब कैश अकाउंट नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश अकाउंट की तरह ही होती है, लेकिन दो डिफरेंस होते हैं कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश अकाउंट तो आपको याद होगा कि आपने कैश अकाउंट बनाए हुए, +1 में कैश अकाउंट बनाते थे। कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला डिफरेंस ये होता है कि कैश अकाउंट में सिर्फ कैश की बात होती है, कैश इक्विवेलेंट्स की बात नहीं होती। सिर्फ कैश कहां कहां से रिसीव हुआ और कैश की पेमेंट कहां कहां हुई है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। यहां पर आपको कैश एंड उसके जैसे, यानी कि कैश इक्विवेलेंट्स के रिसिप्ट कहां कहां से हुए हैं और उसकी पेमेंट कहां कहां हुई है, दोनों की बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात होती है कि कैश अकाउंट डिफरेंशिएट नहीं करता एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग को, इन्वेस्टिंग को और फाइनेंसिंग को वो एक ही जगह दिखा देता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग नहीं करता। वो तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस बता देता आपको इतना आया। लेकिन यहां पर हमें कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग के लिए अलग से, ऑपरेटिंग के लिए अलग से और फाइनेंसिंग के लिए अलग से। तो दीज आर द टू डिफरेंसेस। चीजें सेम है कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो इन दोनों डिफरेंसेस की जगह से फॉर्मेट अलग अलग है। क्लियर है? कैश अकाउंट टी शेप में बनता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनता है, जहां आप कैश फ्लो एंड कैश फ्लो का मतलब, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैश फ्लो का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो। पहले मैं ऑपरेटिंग से निकाल के बताऊंगा, देन इन्वेस्टिंग से निकाल के बताऊंगा, देन फाइनेंसिंग से निकाल के बताऊंगा। ठीक है, करते हैं कि जो आप कैश की बात कर रहे हो उसका मतलब क्या है। ये रहा एलिमेंट ऑफ कैश, जिसके फ्लो की बात करनी है आपने। यहां पर आपकी दो चीजें आती है, एक तो कैश आता है और दूसरा कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। कैश में आपके पास कैश इन हैंड आ गया और ऑफ कोर्स डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आ गया। डिमांड डिपॉजिट समझते हो, इट्स बेसिकली करंट अकाउंट डिपॉजिट, वो भी कैश का ही पार्ट होते हैं, यू कैन विड्रॉ दैट मनी एनी टाइम। उसके बाद आते हैं कैश इक्विवेलेंट, कैश जैसे बाकी चीजें जिनका भी हमें, जिनके फ्लो को भी हमने कंसीडर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक तो आपकी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, जो इजिली कन्वर्टेबल है, किसमें, इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, और कन्वर्ट करते समय वहां पर इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट भी कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है या कैश जैसी ही मानी जाएगी, जो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड कब बोलेंगे? जब वो कन्वर्टिबल हो, रेडिली कन्वर्टिबल हो, इजिली कन्वर्टिबल हो, इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। नोन अमाउंट ऑफ कैश में पहले से ही पता होगा कि कितना कैश मिलेगा, और कन्वर्ट करते समय उसमें कोई लॉस ना होता हो, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ये तीन चीजें अगर किसी इन्वेस्टमेंट में प्रेजेंट होती हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट है। कौन कौन सी तीन चीजें? हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड का मतलब 3 महीने से कम पीरियड में वो कन्वर्टेबल हो, कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। कन्वर्टेबल इनटू नोन का मतलब हो गया पहले से ही मुझे मालूम होगा कि मैं कितना कैश मिलेगा। और तीसरी बात यहां पर होती है कि उसमें इनसिग्निफिकेंट लॉस हो। ठीक है, सिग्निफिकेंट ना हो, मतलब थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही होगा ना। वेन एवर यू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, समटाइम वो एटीएम चार्जेस भी तो लगाते हैं ना, एनुअल लगा देते हैं 100-200 रुपीज का एटीएम चार्जेस, तो वो इनसिग्निफिकेंट है, तो बहुत कम लॉस एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा लॉस होता तो वो कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ पे लेनी है। उसके बाद वही आ गया सिक्योरिटीज विद शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड ऑफ से 3 मंथ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो वही हाईली लिक्विड लेनी है आपने। तो ये कैश इक्विवेलेंट्स है। क्लियर? तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो स्टडी करना है ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ। कैश में कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट आ गई, और कैश इक्विवेलेंट में क्या आ गया? आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी। अब जब ये फ्लो को स्टडी करना है तो जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमें ऑपरेटिंग का फ्लो अलग से बताना होता है कि नेट फ्लो ऑपरेटिंग का कितना रहा, इन्वेस्टिंग का नेट फ्लो कितना रहा, और फाइनेंसिंग का नेट फ्लो कितना रहा। देखिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो
आपको डिसीजन लेने के लिए बनाई गई है। कैश अकाउंट बनाया जाता है टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। कैश अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस को जानने के लिए बताया जाता है कि हमें अगर कैश अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती है ताकि आप डिसीजन ले सको कि बिजनेस में जो कैश जनरेट हो रहा है वो कौन सी एक्टिविटी से हो रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ताकि इन्वेस्टिंग से इनफ्लो हुआ या ऑपरेटिंग से इनफ्लो हुआ या फाइनेंसिंग से इनफ्लो हुआ, दैट विल हेल्प द इन्वेस्टर टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो यहाँ पे 3 तरीके की एक्टिविटीज को जानना जरूरी है। सबसे पहले आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, एंड तीसरी आपकी कौन सी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सवाल आता है ऑपरेटिंग क्या होती है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हो। क्लियर? और इन्वेस्टिंग में आपके फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट में सेल परचेज आ जाता है, और आपकी फाइनेंसिंग में क्या आ जाता है? फाइनेंसिंग में क्या आ जाता है? लॉन्ग टर्म पैसा जो बोरो किया वो इसमें आ जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होगी। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होगी? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स एसेट को खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, और अदर इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना भी ऑफ कोर्स सारी इन्वेस्टमेंट यहां कवर हो जाएगी अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हालांकि इन्वेस्टमेंट होती है बट वो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में चली जाती हैं। ठीक है, तो उनको छोड़ के जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपकी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरिंग। अगर ओनर के कैपिटल में कोई बदलाव आता है, ओनर कैपिटल का मतलब शेयर होल्डर फंड में कोई बदलाव आता है, चेंज आता है, अब शेयर कैपिटल रेस करते हो वो, या अगर बोरिंग में कोई चेंज आता है, बोरिंग का मतलब ये हो गया कि आपके लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, लॉन्ग टर्म लोन्स, टर्म लोन, डिमांड लोन्स, ये सारे के सारे जो है डिमांड लोन्स गलत बोल दिया मैंने, ठीक है, डिमांड लोन्स किसी और तरीके से कवर करेंगे। तो ये सारे का सारा कहाँ पर आ गया? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। इनसे रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट है। ठीक है, इनके इनफ्लो और आउटफ्लो को आपने प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। एग्जांपल है कि जो भी आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। इसमें कौन कौन सी शामिल होती हैं ये देखिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग ऑफ सर्विसेज ऑपरेटिंग है। आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि ऑपरेटिंग कौन सी है। आपके सामने कैश फ्लो आया लेकिन आपको ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, तो आप उसको किस क्लासिफिकेशन में डालोगे वो गलत हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ लेता है कौन सी एक्टिविटीज। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके साथ, ढेरों एक्टिविटीज गिवन है, उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है और इन्वेस्टिंग कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। आजकल क्वेश्चन ना बड़े नहीं आते हैं, इंटेलेक्चुअल से आते हैं, मतलब आपके सॉल्व करने वाला मटेरियल कम होता है उसमें। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, रॉयल्टीज मिली है आपको, ऑफ कोर्स ये भी बिजनेस से रिलेटेड होंगी। आपको फीस मिली है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड होगी, और आपको कमीशन या कोई अदर तरीके का रेवेन्यू आ रहा है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये भी ऑपरेटिंग में कवर हो गया। अगर आप कोई, अच्छा इन दोनों में इनफ्लो हो रहा है, और अगर आपने सप्लायर गुड्स खरीदे हैं, सर्विसेज रिसीव की है, उसके लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट आपकी आउटफ्लो बनेगा, ये भी आपकी कैश फ्लो में कवर हो जाएगा, ऑपरेटिंग में कवर हो जाएगा। अगर आप एम्प्लॉइज को कोई पेमेंट कर रहे हो, ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस एंटिटी। अगर इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, तो वहां पर अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है, ऑफकोर्स इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम मिलता है और क्लेम पे करते हैं और कमीशन देते हैं, तो वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएगी। कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस एंटिटी एंड प्रीमियम एंड क्लेम्स, एन्यूटीज, एन्यूटी समझते हो, आपने पैसा ले लिया और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट मंथली पेमेंट करनी शुरू कर दी। इंश्योरेंस कंपनी एन्यूटीज इशू करती हैं जिसमें वो आपसे लमसम अमाउंट ले लेती हैं या एक कुछ अमाउंट पर्टिकुलर एज तक लेती रहती हैं, और जब एज आ जाती है तो आपको शुरू कर देती है। अमाउंट एक पीरियोडिक इंटरवल पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मिलती है, लाइक, ठीक है, इशू करती हैं। और अगर आपको अदर पॉलिसी बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी देती है, ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल हो जाता है। ठीक है, कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्सेस, ये
कैश पेमेंट, अगर आप कैश पे कर रहे हो और अगर कैश ओवर पे हो जाए तो उसका रिफंड आता है, आपको मालूम है ना, उसका रिफंड आ जाता है। इनकम टैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अगर आपने ज्यादा भरा होगा तो आपको सेम ईयर में उसका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इनकम टैक्स पे करते हो या उसका रिफंड आता है, अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपने कैपिटल गेन टैक्स भरा, ऊपरी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, या तो फिक्स एसेट से रिलेटेड होगा, कैपिटल एसेट से रिलेटेड होगा ना। एनी एनी गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एंड डिस्पोजल के ऊपर जो गेन लॉस आता है वो कैपिटल गेन लॉस होता है, वहां पे अगर आप कोई टैक्स की पेमेंट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, वो आपकी कभी भी ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। नो डाउट टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, बट अगर वो ऑपरेटिंग बिजनेस का है। सिमिलरली अगर आप फाइनेंसिंग करते हो, डीडीटी पे करते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर रहे हो ना, जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आप डीडीटी पे करते हो, तो वो जो डीडीटी आप सरकार को डिविडेंड के ऊपर पे कर रहे हो, अगर करते हो तो वो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, ऑल दो वो टैक्स है। तो वही लिखा हुआ है, कहते कैश पेमेंट और रिफंड इनकम टैक्स अनलेस दे आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आता है कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस। देखो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है ना, वो स्टॉक मार्केट में बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक होता है सिंपल स्टॉक मार्केट में सेल परचेज, एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये क्या है, ये हेजिंग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे आप शर्त लगा लेते हो, डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली ये। तो डेरिवेटिव्स में अगर आप करते हो, ये फाइनल में एसएफएम पढ़ोगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वहाँ ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो बेसिकली अगर आप डेरिवेटिव्स में डील करते हो, डेरिवेटिव्स नथिंग, ये कोई चीज नहीं होती है, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, कि अगर प्राइस गिर गया तो मैं खरीदूंगा बेचूंगा, ये सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें गेन लॉस हो जाता है। बेसिकली शर्त होती है, जैसे मैच पे आप शर्त लगा लो, जीत गए तो पैसा मिल जाएगा, हार गए तो चला जाएगा। ठीक है, उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। वो यहाँ पर अगर आप का काम वो है, अगर आप यू आर डीलिंग इनटू दोस्त, आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए वो काम कर रहे हो, तो वो भी आपका कहाँ कवर हो जाएगा, ऑपरेटिंग में। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ डीलिंग ऑफ और ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज वही आ गया, आप फिजिकली शेयर और डिबेंचर खरीद रहे हो, यहाँ ना फिजिकल कुछ नहीं होता, यहाँ पर भी आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो, लेकिन ना आप खरीदते हो ना बेचते हो, जस्ट डिफरेंस गेम का चलता है कि डिफरेंस आ गया, अगर आपको बेनिफिट हो आपको मिल जाएगा, आपको खरीदना नहीं होता यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो एच पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग, वो स्टॉक खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उसमें अगर आप डील कर रहे हो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर हो जाएगा। कैश एडवांस loans made by financial institutions since they relate to their main revenue producing activities। of course अगर आप आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, करते हो, लोन देते हो, वो सब चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर हो जाएंगी। यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आपको क्वेश्चन आ जाता है एक, उस क्वेश्चन में एक एक्टिविटीज गिवन है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। पहले नेचर ऑफ बिजनेस देख लो कि कंपनी का बिजनेस का नेचर क्या है। अगर रियल स्टेट बिजनेस में है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर रियल स्टेट को खरीद बेच रही है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, अदरवाइज वो क्या है, इन्वेस्टिंग हो जाएगी। मान लीजिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या डिविडेंड पे कर रहे हो या डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, तो देख लीजिए बिजनेस का नेचर क्या है। अगर आपके बिजनेस का नेचर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो आप, तो आपके लिए वो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है वो ऑपरेटिंग बन जाएगा, और अदरवाइज वो इन्वेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर रिसीव कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग है, तो उनका उनका, और अगर आप पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, या वहां से जो इनफ्लो आउट, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। एग्जाम्पल, कैश पेमेंट टू अक्वायर फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, फिक्स एसेट और इंटेंजिबल्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो भी, दिस पेमेंट इंक्लूड्स दोस रिलेटिंग टू कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट। चाहे आपने आर&डी किया हो और आर&डी करके कैपिटलाइज कर दिया हो, एक आर&डी पीएल में चला जाता है, ठीक है, और एक आर&डी को कैपिटलाइज कर देते हैं, तो कैपिटलाइज आर&डी इंटेंजिबल एसेट बन जाता है एक तरीके से, वो भी आपका क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और अगर आप कोई
फिक्स एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हो, खुद की कंस्ट्रक्शन करवाते हो, तो उस पर जो खर्चा आता है वो भी आपका ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट, वही आ गया यहाँ पे रिसिप्ट आ गई। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेच रहे हो, वहां से अगर आपके पास पैसा आता है। उसके बाद कैश पेमेंट टू अक्वायर इक्विटी, आपने इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज, तो यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दूसरी कंपनीज के, आप इक्विटी को अक्वायर कर रहे हो या डेट इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर कर रहे हो। अब देखो, जब आप अपनी को अक्वायर कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट होगा। आप अपने स्टॉक्स को अक्वायर नहीं कर सकते, शेयर्स को अक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने डिबेंचर को अक्वायर कर सकते हो, दूसरों को अक्वायर कर सकते हो, दूसरे को अक्वायर कर सकते हो, तो वो आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर्स अदर देन पेमेंट फॉर दोस इंस्ट्रूमेंट कंसीडर टू बी कैश इक्विवेलेंट और दोस हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस। अगर तो आप ज्वाइंट वेंचर में पैसा लगा रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज को दो ऑर्गेनाइजेशन या दो इंडिविजुअल मिलकर काम करते हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए, पर्टिकुलर मोटिव, तो ज्वाइंट वेंचर है। लगाया है वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अगर आपकी ज्वाइंट में कैश का फ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, तो ही कंसीडर करना है। अगर वहां पे कैश, देखो अगर आप कैश इक्विवेलेंट को कैश से पे कर रहे हो फिर तो कैश फ्लो है ही नहीं है। अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो ना कैश इक्विवेलेंट और कैश की आपस में, सपोज करो बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो क्या है ये कैश फ्लो हुआ? यहाँ पर नहीं हुआ। आपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, इट्स नॉट ए कैश इक्विवेलेंट। आपने मार्केटेबल मतलब कैश फ्लो हुआ ही नहीं वहां पर। अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में पैसा लगाया तो वहां पर कैश फ्लो होगा? कैश फ्लो हो ही नहीं रहा वहां पर। अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचा तो क्या वहां पर कैश फ्लो होगा? वहां पर कैश फ्लो हो ही नहीं रहा। तो जो कैश फ्लो जिन एक्टिविटीज में नहीं हो रहा उनको छोड़ के अगर कोई और एक्टिविटीज है ज्वाइंट वेंचर में है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम सेल, सेम पहले खरीदने की बात कर रहे थे, अब वो बेचने की बात कर रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज एंड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। तो अगर आप ज्वाइंट वेंचर को बेच देते हो, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी इक्विटी जो ज्वाइंट वेंचर में है, जो आपने पैसा लगाया है। ज्वाइंट वेंचर से कोई ब्याज नहीं मिलता आपको, आप कोई ज्वाइंट वेंचर का काम कर रहे हो, उसमें जो आपकी इक्विटी है उसको बोलते हैं आपका इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है, वो वाली बात है यहाँ पर। तो अगर आप उसको बेचते हो तो वो भी आपका क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अगर आपने कैश एडवांस दिए हैं, किसको दिए? अदर पार्टीज को, लोन्स एंड एडवांसेस, ऑफ कोर्स ये एसेट होता है आपका, है ना। अदर देन अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में किसी को लोन एडवांसेस दिए हैं तो ऑपरेटिंग में जाओगे। लेकिन अगर आप नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप किसी को लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते हो तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। उसके बाद सेम, अगर उन लोगों ने आपको लोन एडवांसेस वापस किया है, लोन एडवांसेस अगर आपके पास वापस आया तो वो आपके पास क्या है? वो इन्वेस्टिंग है। अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल हो तो ऑटोमेटिकली फिर लोन एडवांसेस चाहे आप दे रहे हो चाहे आपको पैसा वापस आ रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग हो जाएगा। उसके बाद सेम चीज है, कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका ये मेन ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, अगर तो आपका ट्रेडिंग बिजनेस है फिर तो ऑपरेटिंग में कवर हो गया। मतलब आप इन्वेस्ट कंपनी हो जिसका काम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना, स्वैप्स करना, फ्यूचर्स करना होता है, ठीक है। तो अगर तो आप उसमें डील कर रहे हो, हैजिंग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, शर्तें लगा रहे हो, डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हो। अब मान लो मैं डेरिवेटिव में डील कर सकता हूं लेकिन मेरा मेन बिजनेस नहीं है। हम हमारे इंस्टीट्यूट में मान लीजिए हमारे पास नॉलेज है, हम लोग वी आर डीलिंग इनटू दिस सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं डील करता हूं फॉर एग्जांपल, और हम लोग इस इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज है तो हमें लगता है कि हम पैसा कमा लेंगे। तो क्या वो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है? तो वहां से अगर इनकम कोई आएगी या इनफ्लो आउटफ्लो होगा, वो आपका इन्वेस्टिंग होगा। अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होता जिसका तो काम ही ये है, ठीक है, तो फिर इस दैट केस मेरी ये ऑपरेटिंग हो जाती, ठीक है। वही आ गया, कैश रिसिप्ट आ रहा है तो भी आपका चाहे फॉरवर्ड से आ रहा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये इन्वेस्टिंग है। अगर आप ट्रेडिंग उसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, पैसा आएगा
तो भी इन्वेस्टिंग है और इनमें पैसा जाएगा तो भी इन्वेस्टिंग है। जिन बच्चों को ये नहीं पता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप, तो ऑटोमेटिकली आप इसको एक कलेक्टिव टर्म्स पढ़ सकते हो, डेरिवेटिव्स बोलते हैं इनको। क्लियर है? सीए फाइनल में जाके आपको डेरिवेटिव्स का क्या होते हैं ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बेसिकली शर्तें होती हैं अलग अलग तरीके की। शर्तें फ्यूचर को ध्यान में रखे, जो ज्यादा फ्यूचर को बेटर प्रिडिक्ट कर लेता है। देखिए मैं एक चीज प्रिडिक्ट करता हूं, आप रिवर्स प्रिडिक्ट करते हो। हम क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मेरे को लगता है कि यार आज के हिसाब से सारा एनालिसिस करके कि फलानी टीम जीतेगी, आपको लगता है कि फलानी टीम हारेगी, तो हम एक शर्त लगा लेते हैं बेसिकली, तो वो डेरिवेटिव है। सेम मैच है, उसके ब्याह पे कोई शर्त लगा दी, तो सेम आपके जो स्टॉक्स होते हैं उनके ब्याह पे फ्यूचर को ध्यान में रख के शर्त लगा लेना डेरिवेटिव्स होते हैं। बाकी डिटेल में आप ऑटोमेटिक में जाके पढ़ लोगे, अकाउंट्स में भी पढ़ोगे डेरिवेटिव्स और उसमें भी पढ़ोगे, एसएफएम में भी पढ़ोगे। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑफ कोर्स जो ओनर्स कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग में जो चेंज को कंसीडर करती हैं, ठीक है। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो यहां से जो कैश आएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। अगर आप कैश अक्वायर, कैश पेमेंट टू ओनर टू अक्वायर और रिडीम द इक्विटी शेयर, अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो शेयर्स की, ऑफ इक्विटी शेयर पॉसिबल नहीं होता लेकिन बायबैक पॉसिबल होता है, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो पॉसिबल होता है ना, ये तो जानते हो सारे जने। सिमिलरली अगर आप डिबेंचर इशू करते हो, लोन लेते हो, नोट्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेजेस वगैरह, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेते हो, तो वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। और अगर आप इसके लिए पेमेंट करते हो तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। बोरिंग्स होनी चाहिए या फिर आपके इक्विटी में चेंज होना चाहिए, सब फाइनेंसिंग का पार्ट है। अगर आप कैश पेमेंट बाय लेजी समझते हो, जिसने लीज पे कोई एसेट लिया होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिलेटिंग टू फाइनेंस लीज, अगर आप उस लायबिलिटी को पे करने के लिए कैश पेमेंट कर रहे हो, लेजी हो, फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज आपने लीजेस 19 पढ़ा होगा, जिसमें आपको आइडिया होगा कि फाइनेंस लीज क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है। अगर फाइनेंस लीज में आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। यानी कि पहला काम करना होता है, दो काम देखने हैं कि क्या जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दी है उसमें क्वेश्चन करते समय दो चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहली चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि जो ट्रांजैक्शन गिवन है क्या उसमें कैश फ्लो हो रहा है। अगर तो कैश फ्लो हो ही नहीं रहा, फिर वो एक्टिविटी को, वो ट्रांजैक्शन को आपने इग्नोर करना है। कैश फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो उनमें इंक्रीज आना चाहिए, उनमें डिक्रीज आना चाहिए। अगर तो हो रहा है फिर तो वो हमारे लिए रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है। अगर उसमें कैश फ्लो नहीं हो रहा तो हमारे लिए रेलेवेंट ट्रांजैक्शन नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने शेयर इशू कर दिए फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, क्या उसमें कैश फ्लो हो रहा है? एंट्री क्या होती है उसकी? फिक्स एसेट टू शेयर कैपिटल होती है, तो उसमें कैश फ्लो हो ही नहीं रहा, हमारे लिए कोई मतलब की एंट्री नहीं है। कैश टू बैंक, कैश डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया, तो क्या इसमें कैश फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, हमारे कैश इक्विवेलेंट तो उतना ही है। ठीक है, आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या होती है? आपके रिजर्व्स को डेबिट कर लेते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लेते हैं, तो वहां पर भी आपका क्या हो रहा है? कैश फ्लो नहीं हो रहा, तो उन ट्रांजैक्शन को आपने इग्नोर कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइडेंटिफाई करना है। कई बार जानबूझ के क्वेश्चन में ऐसी ट्रांजैक्शन दे देते हैं इसमें कैश फ्लो होता ही नहीं है, तो यू डोंट नीड टू कंसीडर दैट। दूसरा, क्या अब ट्रांजैक्शन तो होगी, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो जिसमें कैश फ्लो हो रहा है वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। अगर ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में डाल देंगे, इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में डाल देंगे, और फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग में डाल देंगे। क्लियर है? अब यहां पर ना हर एक एक्टिविटीज के मेथड्स होते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना चाहते हो, या देखिए, अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना चाहते हो तो आपके पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड तब फॉलो किया जाता है जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। क्लियर? प्रॉब्लम आती है आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करने में, डायरेक्ट मेथड इजी होता है। आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास जो जानकारी क्वेश्चन में दी होती है वो लिमिटेड होती है। आपको क्या दिया होता है? एक ज्यादा से ज्यादा P&L अकाउंट दिया होगा, दो बैलेंस शीट दी होती है, कई बार एक बैलेंस शीट दी होती है, तो आपको उनमें से कैश ट्रांजैक्शन निकालनी पड़ती है ना। कैश ट्रांजैक्शन निकालने के बाद
हम लोग फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब कैश ट्रांजैक्शन निकालने के लिए हमें लेजर्स बनाने पड़ते हैं, बनाने नहीं आते। तो मैंने आपको बोला कैश की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें अकाउंटिंग नहीं आती है बेसिक्स, इसलिए हमारे लेजर नहीं बने हैं। जहां पे लेजर ना बने तो ऑटोमेटिकली उसमें से ट्रांजैक्शन हमें लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा। कैश फ्लो कहता क्या है, वो तो कहता है एक फॉर्मेट बना, ऑपरेटिंग को अलग कर दिया, फाइनेंसिंग को अलग कर दिया और इन्वेस्टिंग को अलग कर दिए। बट उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन का तो पता होना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग कैश की ट्रांजैक्शन क्या है, क्या है। क्वेश्चन में सीधी सीधी आपको ट्रांजैक्शन थोड़ी होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले ट्रांजैक्शंस निकालनी पड़ती है कि किन में कैश फ्लो हुआ है, और उसके बाद अलग अलग उसको ग्रुप कर देते हैं। ऑपरेटिंग वाली ऑपरेटिंग में डाल देते हैं, इन्वेस्टिंग वाली इन्वेस्टिंग में डालते हैं, फाइनेंसिंग वाली फाइनेंसिंग में डालते हैं। अब इसके दो मेथड है कैश फ्लो बनाने के, तो डायरेक्ट मेथड है ऑपरेटिंग में और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब आप शुरू से हो जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है, कितना कैश फ्लो उसमें हुआ है, अदर इनकम में कितना कैश फ्लो हुआ है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितना आउटफ्लो हुआ है, फिर एक्सपेंसेस में कितना आउटफ्लो हुआ है, और फिर आपने इनकम टैक्स कितना पे किया है, माइनस करने के बाद आपके पास क्या जो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए आप डायरेक्ट मेथड तभी फॉलो कर सकते जब आपके पास P&L होगा। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है या सीधी सीधी जानकारी नहीं दी है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग में सैलरी कितनी पे की है, आपने रेंट कितना पे किया, तब तक आप इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में या तो सीधी सीधी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको या सीधी सीधी जानकारी होनी चाहिए या फिर आपको का बैलेंस गिवन होना से हम निकाल लेंगे कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कितना है, तो वो उस केस में हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। क्लियर। और दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, जहां पर P&L ही गिवन नहीं है, बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट से हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी पड़ती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना पड़ता है, इसलिए इनडायरेक्ट बोला। देखिए आपका जो ऑपरेशंस का जो सारा काम है वो P&L में डील करते हो आप लोग, है ना। P&L गिवन नहीं है, अगर तो गिवन होता तो सीधा सीधा आप बना लेते, तो उसको क्या बोलते, डायरेक्ट मेथड बोल देते। अगर आपको P&L नहीं गिवन है तो आपको P&L की जानकारी हासिल करनी है थ्रू द बैलेंस शीट, तो आप इनडायरेक्ट तरीके से जाओगे, पीछे से जाओगे, सीधे नहीं जाओगे, पीछे से जाओगे। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्रॉफिट उठाओगे, प्रॉफिट में से चीजें एडजस्ट करते जाओगे और ट्राई करोगे कि आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल ले, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन जब आप बात करोगे उसकी, इसमें मैं एक मिनट डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा पढ़ देता हूं क्या लिखा है। इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, ग्रॉस रिसिप्ट एंड ग्रॉस कैश पेमेंट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू असरटेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर तो सीधा सीधा गिवन है फिर तो वही उठा लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आते हैं ना जहां पर सीधा सीधा बताया रखा है सेल इतनी हुई है, खर्चे इतने पे किए हैं, टैक्सेस इतने पे किए हैं, फिर तो वो उठा लो। और अगर बना तो लेजर बना लो, ऑपरेटिंग लेजर जितने भी होते हैं डेटर्स के क्रेडिटर्स के, ठीक है, और खर्चों के सारे लेजर बना के ट्रांजैक्शन पोस्ट करो। ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेल आ जाएगी, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर आ जाएगा, डेटर से कैश कितना रिसीव हुआ वो निकल आएगा, और ऑपरेटिंग खर्चे कितने पे किए हैं वो आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता बनाओ, वहां से पता चलेगा आपने टैक्स कितना पे किया, तो सीधी सीधी जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल गिवन है, कैश एक्सपेंसेस गिवन है, तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें आपको सीधी सीधी ट्रांजैक्शन पता नहीं है, हम बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। क्लियर है, उस केस में हम बैलेंस शीट से शुरू करते हैं, ये बाद में देखेंगे फॉर्मेट फॉर्मेट। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखने के लिए हमें सिर्फ बैलेंस शीट की जरूरत है, P&L की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस शीट की जरूरत से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकाल सकते हैं। तो यहाँ कोई इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं, बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगी तो सीधा सीधा आप एसेट साइड को देखिए और उनसे एनालाइज कीजिए कि कितना कैश आया होगा, कितना गया होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और उनको प्लस माइनस करके आप वहां से निकाल लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो वहां एक ही मेथड है, डायरेक्ट।
और तीसरा है आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर आपके पास लायबिलिटी साइड की जरूरत है, हमें कोई पीएनएल की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी साइड में आप शेयर कैपिटल देखिए, ओनर्स का पैसा देखिए, उसमें कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, और आप लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग को देखिए, बोरिंग्स होनी चाहिए, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। तो वहां से हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को निकाल लेंगे और उसके भी हमें किसी इनडायरेक्ट मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब आपको ऑपरेटिंग ये दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास क्या है, एक ही मेथड है जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और फाइनेंसिंग के लिए भी आपके पास एक ही मेथड है। अब देखिए जब आप क्वेश्चंस करते हो इसके उसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चन 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक होता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1 जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक होता है टाइप 2, और तीसरा होता है टाइप 3, और चौथा होता है टाइप 4। 4 तरीके के क्वेश्चंस आप फेस करोगे। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके पास कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश इक्विवेलेंट्स के अकाउंट गिवन होते हैं। ये गिवन है तो इजी है, आपके पास कैश ट्रांजैक्शन ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी कुछ नहीं करना आपको। कैश अकाउंट से कैश ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगी, बैंक अकाउंट से बैंक ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगी, और कैश इक्विवेलेंट से कैश इक्विवेलेंट की ट्रांजैक्शन पता चलेंगी। तो इन ट्रांजैक्शन को आपने अलग अलग कर देना, ऑपरेटिंग को अलग कर दो, फाइनेंसिंग को अलग कर दो, इन्वेस्टिंग को अलग कर दो। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपने उन ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर लेना है। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन इग्नोर करनी है जिसमें कैश फ्लो नहीं हो रहा। सपोज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, वो इग्नोर कर दो। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, वो इग्नोर कर दो। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, वो इग्नोर कर दो, क्योंकि का कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं, इन ट्रांजैक्शन में कैश फ्लो हुआ नहीं। इसके अलावा बाकी जितने भी उन लेजर्स में ट्रांजैक्शन गिवन होंगी, चाहे वो कैश अकाउंट हो चाहे बैंक अकाउंट हो, उसमें कैश फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, आपने करना क्या है, फॉर्मेट बना लेना है ऑपरेटिंग का। शुरू कर लो, ऑपरेटिंग में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जाएंगी, इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी जाएंगी, और फाइनेंसिंग में कौन कौन सी जाएंगी, अलग अलग आ जाएंगी सारी। आपको कुछ कैलकुलेट करने की वहां पे जरूरत नहीं है, इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? 5 का आया हो, हाँ 5 मार्क्स में आ जाते हैं, इजी होते हैं। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा हमारे मटेरियल में अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो। हमारे मटेरियल में तो है, अगर आईसीआई के मटेरियल में होगा तो देख लेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होती है, एंड बैलेंस शीट गिवन होती है, 2 बैलेंस शीट। ये दूसरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखो, कैश फ्लो तो पार्टनरशिप को भी बनानी पड़ सकती है ना, प्रोप्राइटरशिप को भी कैश फ्लो बनानी पड़ सकती है, पर अगर आप बड़े हो तो आपको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप कंपनी हो तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, और आपके पास 2 बैलेंस शीट गिवन है। इस मेथड में हम डायरेक्ट मेथड भी फॉलो कर लेते हैं ऑपरेटिंग के लिए, ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग के लिए। ठीक है, और हम इनडायरेक्ट मेथड भी फॉलो कर लेते हैं। एक मिनट, ऐसे करते हैं। ऑपरेटिंग के लिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक आप डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हो और दूसरा इनडायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स वहां तो ऑप्शन ही डायरेक्ट की है ना, और फाइनेंसिंग की भी डायरेक्ट है। अब इसको करना कैसे होता है क्वेश्चन को, इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके ओपन ऑल द लेजर अकाउंट्स। आप सारे लेजर अकाउंट ओपन कर लीजिए जिनके बैलेंसेस बैलेंस शीट में गिवन है।
बैलेंस शीट वाले। ऑफ कोर्स लेजर अकाउंट उसी को ओपन कर पाओगे जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। इसकी बैलेंस शीट दी गई है आपको, दी गई है कि आप लेजर अकाउंट बना लीजिए। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास नहीं गिवन होती है, तो आपको पहले क्या करना होता है, कैश ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करनी पड़ती है वर्किंग नोट में, और फिर जब कैश ट्रांजैक्शन आपको पता चल गई उसके बाद आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना, यानी कि वर्किंग नोट पहले। अब वर्किंग नोट बनाने के लिए आपको सारे लेजर अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, शेयर कैपिटल से लेके उधर सारी लायबिलिटीज के, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे आपकी करंट लायबिलिटी हो, नॉन करंट हो, सारे। और एसेट साइड में आपके फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट अकाउंट, सारे लेजर आपको ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंसेस दो गिवन, ओपनिंग क्लोजिंग, तो आप लेजर अकाउंट ओपन कर लोगे। दूसरा होता है पोस्ट ऑल द ट्रांजैक्शंस गिवन इन एडजस्टमेंट्स और एसपीएल। एसपीएल में जितनी भी ट्रांजैक्शन गिवन है, सेल की दी होगी, परचेज की दी होगी, खर्चों की दी होगी, या एडजस्टमेंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उनको पोस्ट कर दो, लेजर्स में पोस्ट कर दो, ठीक है। और तीसरे स्टेप में हम करते हैं क्लोज ऑल लेजर्स अकाउंट। उन सारे लेजर अकाउंट को आपने क्या करना है, क्लोज कर देना। बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी, आपको पता होना चाहिए कि और क्रेडिटर का बैलेंस क्या आएगा, अगर स्टॉक का लेजर बनाया तो उसमें से क्या निकलेगा, अगर मैंने इक्विटी शेयर में डिफरेंस आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, अगर आपके डिवेंचर कम हो रहे हैं तो किस वजह से कम हो रहे हैं, अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो कहां से आया होगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप लेजर अकाउंट क्लोज कर लीजिए। उस सारे लेजर में लोकेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस। अब उन सारे लेजर में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर लोगे, बस हो गया काम। कैश ट्रांजैक्शन पता चल गई है तो अब आपने फॉर्मेट में इनको प्रेजेंट कर देना है। ये ट्रांजैक्शन जब पता चल जाती है तो हम इस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, इस वाली में। हमें कैश ट्रांजैक्शन सीधा हमें निकालनी पड़ी, इसलिए क्वेश्चन लंबा हो जाता है। आपको क्या करना पड़ा, जितने भी लेजर अकाउंट है, जितने भी बोला मैंने, सारे ओपन करने पड़ेंगे। एसेट साइड के जितने भी लेजर अकाउंट है, लायबिलिटी साइड के जितने भी लेजर अकाउंट है, ओपन कीजिए। अकाउंट आपको ओपन करना आता है, एसेट साइड डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस। और उसके बाद ओपन करने से क्या होगा, बैलेंसेस ओपन हो गए, उसमें ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन की जानकारी इंफॉर्मेशन से मिलेगी, या एडजस्टमेंट से मिलेगी, और यहाँ फिर एसपीएल गिवन होगा, वहां से मिल जाएंगी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुई है, वो देनी है। अब पोस्ट करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, अगर आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं पता तो आप पोस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिर आपको तीसरे नंबर पे उन सारे लेजर अकाउंट को क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद सारे लेजर कंप्लीट, और आप उनको हाईलाइट कर लीजिए कि इसमें से कैश या कैश इक्विवेलेंट की ट्रांजैक्शन क्या है, जिनमें कैश या कैश इक्विवेलेंट का फ्लो हुआ है वो पता लग गया। फिर तो फॉर्मेट ही चाहिए ना आपको, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। डायरेक्ट मेथड फॉलो कर लेंगे, जनरली ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड फॉलो किया जाता है। क्लियर है? मैं आपको करके दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा ये इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरी टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपके पास और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ दो बैलेंस शीट गिवन है, दो बैलेंस शीट के अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब इस दो बैलेंस शीट में आपके पास इन्वेस्टिंग, सॉरी ऑपरेटिंग का, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यू कांट फॉलो डायरेक्ट मेथड हियर, क्योंकि आपके पास पीएनएल है ही नहीं है, और जब पीएनएल तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन पता नहीं चल, सेल फ्रॉम ऑपरेशन आएगा ही नहीं, आप परचेज कितनी की है आपने पता ही नहीं चलेगा आपको, अदर इनकम कितनी आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं करना है, तो यू हैव टू फॉलो हियर इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और अगर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ऑफकोर्स वहां तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट होता है, वो तो इनडायरेक्ट होता नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपको बैलेंस शीट का एसेट साइड चाहिए, वो तो होगा ही क्वेश्चन में ना, तो वहां से निकाल लोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं
उसके लिए आपको अगेन डायरेक्ट मेथड की जरूरत है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो लायबिलिटी साइड से निकलती हैं और हर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड ऑलवेज गिवन होती है। ठीक है, चौथी टाइप, अच्छा इनमें क्या करना है बाद में देखते हैं। और ये अदर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन में जैसी जानकारी उसके हिसाब से फॉलो कर लेंगे। आजकल ना अदर कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इनमें कैलकुलेशन नहीं होती, इनमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, यू हैव टू प्रेजेंट। इन क्वेश्चन में सबसे प्रॉब्लम होता है कुछ आइटम मिसिंग होती हैं, उनको फाइंड आउट करना और प्रेजेंट करना। और इन क्वेश्चनों में वो पूरा कैश फ्लो नहीं बनवाते हैं, या तो ऑपरेटिंग बनवा लेंगे, ऑपरेटिंग का कैश फ्लो बना लेंगे, या इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो बनवा लेंगे, या फाइनेंसिंग का बनवा लेंगे। इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा ये नॉलेज आपको आनी चाहिए कि जो मिसिंग है वो कैसे निकालनी है। बाकी रेस्ट हम टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है, कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्वेश्चन देखते ही आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये फॉलो करना है। मेथड जो मर्जी पूछ ले वो कीजिए एक ही तरीके से। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपने देखा कि कैश फ्लो का क्वेश्चन है, उसमें आपको P&L गिवन है, तो आपको चुप करके लेजर बनाने शुरू कर देने, सारे पोस्ट करना शुरू कर देना। ठीक है, और ऑटोमेटिकली पोस्ट करके कैश ट्रांजैक्शन निकाल के कैश फ्लो बना लेना। जनरली ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मेथड ही बोले जाते हैं आपको। डायरेक्ट मेथड का मतलब जब भी होता है तो ऑपरेटिंग के डायरेक्ट मेथड की बात करता है वो, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तो डायरेक्ट ही होता है। और अगर वो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करने को बोल रहे हैं तो हम उसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस जिसमें जो इनडायरेक्ट मेथड है ना, वो सिर्फ ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तो डायरेक्ट ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बाकी के जो टाइप 3 और टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।